नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। एक फिल्म मेकर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टूल्स होता है वो होता है उसका कैमरा, जिसके जरिए वो अपने स्टोरी को विजुअली किसी के सामने प्रस्तुत करता है। लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, मैक्सिमम फिल्म मेकर्स, कि कब कौन सा कैमरा नया आ गया, उसमें नए क्या फीचर्स आ गए, क्या हमें अपने कैमरे को अपग्रेड करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या हम पुराने कैमरे से ही शूटिंग करें या करते रहें या फिर नए कैमरे की तलाश करें। तो इन सभी जो दुविधाएं हैं उनका निवारण इस वीडियो में आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इन 5 सालों में यानी 2020 से 25 के बीच में जो मिड रेंज के मिररलेस कैमरे हुए, जो प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल कैमरे हैं, उनमें क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिनमें ढेर सारे बदलाव होने के बाद आज कैमरे का जो स्वरूप है कुछ अलग है और जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं। क्या उसके पीछे आपको भी भागना चाहिए? तो सबसे पहले उन फीचर्स के बारे में जानते हैं, उसमें नया क्या है, और फिर हर एक फीचर्स का रियलिटी चेक भी करेंगे। पहला फीचर है सेंसर इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है कि जो सेंसर है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। जितने भी मॉडल नए नए आ रहे हैं उनमें आप देखेंगे कि सेंसर को काफ़ी इम्प्रूव किया जा रहा है, जिसमें 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो है लो लाइट परफॉर्मेंस। लो लाइट में बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलता है, यानी ओपनिंग ज़्यादा अगर न भी रहे आपके लेंस में तो भी आपको क्लियर पिक्चर मिलता है और क्वालिटी पिक्चर मिलता है। और दूसरा है डायनेमिक रेंज। अगर आपका सेंसर इम्प्रूव्ड है, नया है, तो उसमें आपको डायनेमिक रेंज में खेलने का मौका मिलता है। तो ये 2 फ़र्क हुए। अब इसकी रियलिटी चेक करते हैं। जब आप फिल्म शूट करते हैं तो आपके पास पर्याप्त लाइट्स होते हैं और आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आपके कैमरे नए हैं, डेफिनेटली उसमें आपको ज़्यादा लो लाइट परफॉर्मेंस में मिलता है, लेकिन क्या करेंगे लो लाइट परफॉर्मेंस लेके जबकि आपके पास अच्छे खासे लाइट्स हैं? तो यहाँ पर लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। और रही बात डायनेमिक रेंज की, तो अगर डायनेमिक रेंज कुछ स्टॉप आगे बढ़ भी जाता है तो आप उसे मिट आउट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिकेशंस, अपने स्किल्स के ज़रिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों ही वजह, यानी लो लाइट परफॉर्मेंस और दूसरा है कि डायनेमिक रेंज, आपके जो वर्क है, स्टोरी टेलिंग है, उसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ला देता हो। आप अगर स्टोरी टेलिंग का माध्यम को अच्छे ढंग से जानते हैं कि किस तरीके से हम किसी स्टोरी को लोगों को दिखाएं, यानी कैमरा एंगल क्या रखें, शॉट क्या लें, मूवमेंट क्या दें, तो डेफिनेटली आप बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर काम दिखा सकते हैं। सोनी का A6700 दीजिए, उसका सेंसर बहुत बढ़िया है। आप कैनन का लीजिए, R7 जो है उसमें आपको सेंसर अच्छे देखने को मिलेंगे, अपग्रेडेड सेंसर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पुराने जो आपके पास कैमरे हैं उसका यूज़ नहीं है। अगर वो बेहतर काम कर रहा है, आपके जो उपस्थित या जो अवेलेबल लाइट्स है उसमें बेहतर काम कर रहा है, तो आप इसे अपग्रेड करने के लिए ना सोचें। ये है इसका रियलिटी। अब दूसरा जो बदलाव है वो है ऑटो फोकस में सुधार। देखिए, दिन प्रतिदिन ऑटो फोकस जो ऑटोमेटिकली फोकस करता है, चाहे वीडियो में हो चाहे स्टिल फोटोग्राफी में हो, वो बेहतर होता जा रहा है। पहले ऑटो फोकस करते समय ब्रीदिंग होता था, यानी पहले फोकस कर ले फिर आउट हो जाता था, फिर फोकस में आ जाता था, इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होता था या फोकस होने में थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन अब ऑटो फोकस फास्ट होता है। जैसे कैनन EOS R1, सोनी A9 Mark III, सोनी A7C Mark II और निकॉन Z6 Mark II जैसे ढेरों नए मॉडल में तेज और एक्यूरेट ऑटो फोकस सिस्टम दिए गए हैं। ये इतना फास्ट ऑटो फोकस करता है कि आप जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर आप ले जाते हैं तो आपको फोकस करेक्ट मिलता है। कई बार तो ऐसा है कि सामने से कोई अगर गुजर जाए तो फोकस आउट नहीं होता है, उसको समझ में आता है कैमरे को कि इस समय इतनी जल्दी हमको फोकस आउट नहीं करना है। अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट अगर सामने आ जाए तो फोकस छोड़ देता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन रियलिटी चेक करते हैं, क्या ये आपके लिए ज़रूरी है? अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो ये जान लीजिए कि मैनुअल फोकस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैनुअली जितना बेहतरीन और एक्यूरेट आप फोकस कर पाएंगे, ऑटो फोकस अभी भी उतने अच्छे ढंग से नहीं होता है। ठीक है, अगर आप किसी इवेंट को शूट कर रहे हैं या लो बजट की कुछ चीज़ शूट कर रहे हैं तो उसमें ऑटो फोकस बेहतर काम करता है। लेकिन जब आप प्रॉपर फिल्म शूट कर रहे हैं और हो सकता है कि आप उसमें प्राइम लेंस का यूज़ कर रहे हैं, तो प्राइम लेंस जब यूज़ करेंगे तो ऐसे ही उसका ऑटो फोकस छूट जाता है, ऑटो फोकस काम नहीं करता है। अगर आप किसी मिररलेस कैमरे पर अगर प्रॉपर प्राइम लेंस यूज़ कर रहे हैं, दूसरे किसी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें फोकस ऑटो ना करे, तो उस समय आपको मैनुअल ही फोकस करना पड़ता है और उसमें क्वालिटी भी बेहतर आती है। तो इसलिए रियलिटी में ऑटो फोकस फिल्म मेकर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
तीसरा है हायर वीडियो रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट्स। अब जैसे जैसे नए कैमरे के मॉडल आते जा रहे हैं उसका जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है, यानी 6K, 8K, 12K तक के कैमरे आ चुके हैं आराम से। क्या ये आपके लिए इतना ज़रूरी है? जैसे मैं आपको उदाहरण के साथ बताऊं, जैसे पैनासोनिक लुमिक्स S1H Mark II, फ्यूजीफिल्म X-H2S, कैनन का EOS R5, निकॉन Z9, ब्लैकमैजिक उर्सा मिनी प्रो 12K इत्यादि। इस तरह के जो कैमरे हैं वो सिर्फ हाई रेजोल्यूशन ही नहीं देते हैं बल्कि उच्च फ्रेम रेट्स देते हैं, यानी जब आप हाई स्पीड पर शूट करते हैं तो 4K पर भी ये 240 तक का आपको फ्रेम रेट्स दे सकता है। अब आते हैं इसके रियलिटी चेक पर। क्या इतने हाई रेजोल्यूशन या हाई फ्रेम रेट जो स्पीड है, हाई स्पीड की बात कर रहे हैं, वो ज़रूरी है आपको? नहीं। इस समय 4K तक इनफ है आपके लिए। अगर आपका कैमरा 4K पर अच्छा रेजोल्यूशन दे रहा है यानी अच्छा आउटपुट दे रहा है तो ये इनफ है, क्योंकि आने वाले 5 साल तक आपको 6K, 8K और 12K का कोई स्क्रीन नहीं मिलेगा। हाँ, VFX के लिए आपको अलग हमारे वीडियो में मिलेगा कि क्यों हाई रेजोल्यूशन ज़रूरी है। जब आपको VFX करना है काफ़ी बड़े मात्रा में तब आप जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन पर जाते हैं उतना डिटेल में VFX का काम होता है, लेकिन नॉर्मली फिल्म मेकिंग के लिए 4K इनफ है। अगर आपका कैमरा 4K है, यानी 2016 के बाद का भी कोई कैमरा है 4K का, उस कैमरे से भी आज आप अच्छे से शूट कर सकते हैं क्योंकि उसका रेजोल्यूशन इनफ होता है। और रही हाई स्पीड की बात, तो 100 के ऊपर की हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको अगर हाई स्पीड 100 का मिल रहा है तो उस पर आप आराम से काम कर सकते हैं। 240 या उससे ऊपर का हाई स्पीड आपको एड फिल्म वगैरह में देखने को कभी कभी मिल जाते हैं, या कभी विशेष डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं उसमें ज़रूरत पड़ता है, लेकिन नॉर्मल फिल्म मेकिंग में आपको 100 से ऊपर की हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपका कैमरा 100 हाई स्पीड देता है, 2K पर भी अगर देता है तो भी इनफ है। नेक्स्ट बदलाव है कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिज़ाइन। कुछ ऐसे नए कैमरे आए हैं जैसे फ्यूजीफिल्म का X-T5 और कैनन का R8। ये काफ़ी लाइट वेट बनाया गया है, बहुत ही हैंडी बनाया गया है। आप इसे आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए भी अच्छा है, बहुत सारे चीज़ इसके अंदर है, फीचर है, और साथ ही हल्के भी है। लेकिन क्या ये आपके लिए ज़रूरी है? नहीं। आपका कैमरा जितना बल्कि हो उतना ही अच्छा है। फिल्म मेकिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको स्टडी मिलता है। आप उसको गिम्बल पर भी लगाएंगे या ट्राइपॉड पर आप माउंट करते हैं या हैंड से भी आप शूट कर रहे हैं तो आपको स्टडी शॉट मिलता है काफ़ी हद तक। तो ये आप मत सोचिए कि अगर कैमरा हल्का हो गया तो वो बहुत अच्छा होगा। भले ही उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपने डाल दिया हो, लेकिन हल्के कैमरे से बचिए। आपका कैमरा अगर पहले का है और वो अगर वो बल्कि भी है तो वो इनफ है। ये रियलिटी चेक है इसका। नेक्स्ट जो बदलाव है वो है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन यानी IBIS। देखिए, आप हर जगह IBIS देखते आ रहे होंगे। मैंने भी जितने भी कैमरे का रिव्यू किया है उसमें IBIS के बारे में ज़रूर बताया है कि इसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन जो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है कि क्रॉप करके आपको दिया जाता है, एक होता है उसका सेंसर ही इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन में जाता है, यानी सेंसर ही उस तरह से दोलन करता है यानी मूव करता है, जैसा आपका कैमरा मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट में मूव करके उसको स्थिर रखता है। तो ये कैमरे को काफ़ी स्टडी लुक प्रदान करता है। लेकिन क्या ज़रूरी है? नहीं। आज भी गिम्बल और ट्राइपॉड जो काम करता है वो IBIS नहीं कर सकता है। यानी आप अगर नॉर्मल कैमरे को भी लिए हुए हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छा है, उसे आप किसी अच्छे गिम्बल के साथ अगर आप माउंट करते हैं तो वो आपको ज़्यादा स्मूथ स्टेबलाइजेशन के साथ जो वीडियो है प्रदान करता है। तो इसमें भी आप रियलिटी चेक में ये फेल कर जाता है कि IBIS के बहुत अच्छा 5 एक्सेस 7 एक्सेस तक हो गया। जैसे कि उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ, कैनन R5 Mark II हो, ओलंपस OM1 हो, निकॉन Z5 और सोनी FX3 जैसे कैमरे अब इम्प्रूव्ड IBIS सिस्टम के साथ आते हैं, जिसमें हैंडहेल्ड शूटिंग करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन ये फिल्म मेकर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये अभी भी इवेंट के लिए, म्यूज़िक वीडियो के लिए या डिफरेंट प्रोमोशनल वीडियोज़ के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन एक फिल्म मेकर को गिम्बल और ट्राइपॉड पर ही काम करना चाहिए। और जो अंतिम प्रमुख बदलाव है वो है बैटरी लाइफ और वायरलेस कनेक्टिविटी में सुधार। नए जितने भी कैमरे आ रहे हैं उसमें बैटरी टाइम को ज़्यादा महत्व दिया गया है, बैटरी लाइफ को। यानी वो बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी, या तो आप स्टिल फोटोग्राफी कर रहे हो या वीडियो फोटोग्राफी कर रहे हो, तो जो बैटरी आधे घंटे चलते थे अब वो 1 घंटे चलने लगे हैं। ये एक अच्छा बदलाव है और इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसके वजह से आप अपना कैमरा अपग्रेड करें ज़रूरी नहीं है। आप 2 के जगह 3 या 4 बैटरी अपने साथ रखें। आप उसके साथ बड़े बैटरी को भी माउंट कर सकते हैं। बहुत सारे कैमरे में इस तरह की फैसिलिटी है जिससे कि आप 3 घंटा 4 घंटे तक आप आराम से उससे काम कर सकते हैं। तो ऐसे बैटरी पैक का यूज़ करके भी आप अपने बैटरी लाइफ को कैमरे के लिए बढ़ा सकते हैं।
और रही बात ट्रांसमिशन की, यानी वाईफाई ट्रांसमिशन या ब्लूटूथ ट्रांसमिशन होता है जिसमें कि आप अगर कोई भी चीज़ इमेज देख रहे हैं तो उसे आप मोबाइल पर या लैपटॉप पर ले सकते हैं, इमेज को ले सकते हैं, वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इसके लिए भी आप अपग्रेड ना करके, बल्कि इस तरह के वीडियो ट्रांसमीटर छोटे छोटे आ गए हैं, तो वीडियो ट्रांसमीटर लगा करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। और इमेज ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं तो स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा है कि भाई आप फ़ोटो शूट कर रहे हैं स्टूडियो में, फटाफट आपका इमेज ट्रांसफ़र होकर के चला जा रहा है लैपटॉप में और वहाँ पर आप देख सकते हैं। एक फिल्म मेकर के लिए अगर रियलिटी चेक किया जाए तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या आपको अपना कैमरा अपग्रेड करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपका कैमरा आपकी क्रिएटिविटी में बाधा डाल रही हो। यानी आप कुछ रचनात्मक काम करना चाहते हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं और आपका कैमरा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस जगह पर आप अपने कैमरे को अपग्रेड करें, यानी कैमरे को हटा करके दूसरा नया कैमरा लें। लेकिन अगर आपकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं उसमें कोई बाधा नहीं डाल रही है आपके कैमरा, तो आप अपने कैमरे को ज्यों का त्यों रहने दें और उस पर बेहतर काम करें। बल्कि आपको टेक्निक में सुधार करने की ज़रूरत है, आपको अपने स्किल में सुधार करने की ज़रूरत है, आपकी अपनी ट्रेनिंग में सुधार करने की ज़रूरत है कि आप एक ट्रेंड फिल्म मेकर बने, ताकि आप बेहतरीन लाइटिंग कर सकें, बेहतरीन कैमरा मूवमेंट कर सकें, स्टनिंग कैमरा एंगल का यूज़ कर सकें और स्टनिंग शॉट्स ले सकें, जिसके ज़रिए आप अपनी स्टोरी को बेहतर ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं, यानी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके क्रिएटिविटी में अगर बाधा नहीं आ रही है तो अपने कैमरे को ज्यों का त्यों रखिए और आप हमसे इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं कर सकते हैं कि कैसे आप अच्छी फिल्म शूट कर सकें, कैसे आप अच्छा क्रिएटिव इमेज ले सकें या क्रिएटिव वीडियो आप बना सकें। उसके लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हमारे इस चैनल पे पड़े हैं और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फिल्म मेकिंग का, तो हमारे इस नंबर पर ज़रूर संपर्क करिए। आपको बताया जाएगा कि क्यों ट्रेनिंग से आप अपने को स्किल्ड कर सकते हैं, अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, न कि कैमरा को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार। डीजी फिल्मिंग के जरिए ऑनलाइन फिल्म मेकिंग सीखना वाकई में आसान है। स्क्रिप्टिंग एंड डायरेक्शन की प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सिनेमा कैमरा की भी कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ प्रैक्टिकल वे में दी जाती है। हमारे इफ्ता ऑनलाइन कोर्सेज में प्रोफेशनल एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के साथ साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलीजिंग की पूरी जानकारी मिलती है। इफ्ता का ऑनलाइन डिजिटल फिल्म मेकिंग कोर्स उन सब के लिए है जो अपने इमेजिनेशंस को स्क्रीन पे लाने का सपना देखते हैं। तो अभी फोन कीजिए डीजी फिल्मिंग को इस नंबर पे। If your dream is to become a part of Glamour World by becoming a professional filmmaker, join the IFTA online filmmaking course today.